Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े कारखाने की। इस कारखाने में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में से लगभग 43% लोग, मतलब करीब करीब आधी वर्कफोर्स, सिर्फ एक ही विभाग में दिन रात पसीना बहा रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब साल के अंत में कंपनी के बैलेंस शीट सामने आती है ना, तो पता चलता है कि वो विभाग कुल मुनाफे में केवल 13% का ही योगदान दे पा रहा है। किसी भी सामान्य स्थिति में तो इसे एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरह देखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल, एक सिस्टम की विफलता ही कहेंगे इसे। सही बात है। और आज की इस चर्चा में हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी की नहीं, बल्कि झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। और वो विभाग जिसमें इतनी बड़ी आबादी लगी हुई है, वो है यहाँ का कृषि क्षेत्र। हमारे पास जो आधिकारिक डेटा और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़े हैं, वे इसी जटिल विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। और देखिए, ये विरोधाभास अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अक्सर हम झारखंड को खदानों, खनिजों या फिर भारी उद्योगों के चश्मे से देखते हैं। हाँ, कोयला और लोहा। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे पूरी अर्थव्यवस्था बस उसी नींव पर खड़ी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खेतों में अपनी आजीविका तलाश रहा है। 43% श्रम बल का कृषि पर निर्भर होना और सकल मूल्य वृद्धि, यानी जिसे हम जीवीए कहते हैं, उसमें उसका हिस्सा मात्र 13% रह जाना, ये साफ दर्शाता है कि जमीन पर मेहनत तो हो रही है, लेकिन उसका उचित आर्थिक मूल्य पैदा नहीं हो पा रहा है। और इसी खाई को समझना आज हमारा मुख्य उद्देश्य है। मतलब ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी आबादी का आउटपुट इतना कम है? अगर हम जमीन के आंकड़ों को देखें तो कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। जमीन के आंकड़े तो और भी दिलचस्प है। हाँ, वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 47.69% हिस्सा, जो करीब 38 लाख हेक्टेयर होता है, वो कृषि के लिए उपयुक्त है। लेकिन असल में खेती हो कितने पर रही है? मात्र 23% पर। बिल्कुल, राज्य की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर। मतलब जमीन मौजूद है, उस पर खेती की जा सकती है, फिर भी आधे से ज्यादा संभावित कृषि भूमि का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, इस अंतर को समझने के लिए हमें कागजी आंकड़ों से बाहर निकलकर थोड़ा राज्य की भौगोलिक संरचना को देखना होगा। झारखंड का भूगोल कोई समतल मैदान नहीं है। पठारी इलाका है। हाँ, यह एक पठारी राज्य है, जहाँ जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। इसके साथ ही यहाँ जोतों का, मतलब लैंड होल्डिंग का जो वितरण है, वो इस समस्या को और गंभीर बना देता है। राज्य में 70% किसान ऐसे हैं जिनकी जोत सीमांत है। सीमांत मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन? बिल्कुल सही, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन वाले 70% किसान हैं। इसके बाद 15% किसानों के पास लघु जोत है, यानी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। 10% के पास अर्धमध्यम और 4% के पास मध्यम जोत है। बड़े जोत यानी 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसान तो केवल 1% हैं। मतलब सिर्फ 1%? हाँ, और इस पूरे समीकरण का नतीजा ये निकलता है कि राज्य में प्रति व्यक्ति जोत का औसत आकार मात्र 1.17 हेक्टेयर रह जाता है। तो अगर एक किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और वो भी समतल नहीं है, तो आधुनिकीकरण तो लगभग असंभव हो जाता है ना? एकदम। एक छोटे और ढलान वाले खेत में भारी मशीनरी, मतलब ट्रैक्टर या आधुनिक हार्वेस्टर कैसे उतरेगा? एकदम सटीक बात है। जब जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हो और सतह पथरीली या असमतल हो, तो वहां भारी मशीनरी का इस्तेमाल आर्थिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टि से मुमकिन नहीं रहता। किसान को पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और उससे लागत भी बढ़ती होगी? बिल्कुल, लागत बढ़ती है और उत्पादन का पैमाना सिकुड़ जाता है। तकनीक के अभाव में खेती केवल जीवन निर्वाह का साधन बनकर रह जाती है, मुनाफे वाला उद्यम नहीं बन पाती। ये तो हो गई जमीन की बनावट की बात। लेकिन अगर हम खेती की दूसरी सबसे बुनियादी जरूरत की तरफ देखें, मेरा मतलब है पानी, तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण नजर आती है। उपलब्ध डेटा कहता है कि राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के मात्र 15% हिस्से पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, सिर्फ 15%। इसका सीधा अर्थ यह है कि बाकी 85% खेती पूरी तरह से बारिश के भरोसे है। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये कि इस आधुनिक युग में भी राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं है। नहरें या ट्यूबवेल नहीं, बल्कि कुएं। देखिए, कुओं पर ये निर्भरता भी उसी भूगोल का ही परिणाम है जिसकी हमने अभी बात की।
पठारी और पथरीली जमीन होने के कारण यहाँ नहरों का जाल बिछाना बहुत मुश्किल है और खर्चीला भी है। और जमीन के नीचे तो चट्टानें होंगी। हाँ, जमीन के नीचे चट्टानें होने से भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए परंपरागत रूप से जहां थोड़ा बहुत पानी मिल गया वहीं कुआं खोद लिया गया। तो इसी अवस्था में कोई ऐसा संस्थागत प्रयास हो रहा है जो इस दिशा को बदल सके? क्योंकि सिर्फ अनाज उगाने से तो इन छोटे खेतों पर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हाँ, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण नीतियां सामने आ रही हैं। जैसे झारखंड के 17 जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दायरे में लाया गया है। अच्छा, बागवानी। हाँ, बागवानी उन क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही तार्किक विकल्प है जहाँ खेत छोटे हैं। वहाँ पारंपरिक अनाज उगाने के बजाय फल, फूल या मसालों की खेती ज्यादा आर्थिक फायदा दे सकती है। इसके अलावा एक बड़ा शोध आधारित कदम हजारीबाग जिले में उठाया जा रहा है। हजारीबाग में क्या हो रहा है? वहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा एक नए संस्थान IIAR की स्थापना प्रस्तावित है। अरे वाह! हजारीबाग में स्थानीय स्तर पर शोध होना वाकई एक निर्णायक कदम हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब या हरियाणा की कृषि तकनीकें झारखंड के पठारों पर तो सीधे तौर पर लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती। यहाँ की मिट्टी, ढलान और कुएं वाली सिंचाई व्यवस्था के लिए विशेष रूप से विकसित बीजों और मॉडल्स की जरूरत है। बिना स्थानीय शोध के कोई भी कृषि नीति जमीन पर सफल नहीं हो सकती। सही कहा। अब अगर हम पानी के इस भारी कमी के व्यवहारिक प्रभाव को देखें तो ये साफ है कि किसान वही बोएगा जो मौसम उसे बोने की अनुमति देगा। मौसम ही सब तय करता है। और इसका पूरा असर राज्य के फसल चक्र पर पड़ता है। डेटा के मुताबिक कुल बोए गए क्षेत्र का 78% हिस्सा सिर्फ खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ जिसकी बुआई जून-जुलाई में मानसून के आने पर होती है और कटाई सितंबर-अक्टूबर में। और पता है, इसी 78% पर राज्य की पूरी खाद्य सुरक्षा टिकी है। इसे भी बुआई के समय के आधार पर 2 भागों में देखा जाता है, भदई और अगहनी। भदई और अगहनी। हाँ, भदई फसल मई-जून से शुरू होकर अगस्त-सितंबर तक चलती है, जबकि अगहनी जून से दिसंबर तक। और इन दोनों में सबसे प्रमुख फसल धान है, जो कुल खरीफ क्षेत्र के 84.7% हिस्से पर बोया जाता है। उसके बाद 14% हिस्से पर मक्के की खेती होती है। उत्पादन के आंकड़े भी तो इस दबदबे को पुष्ट करते हैं। 2021-22 में धान का उत्पादन 5365,000 टन था, जबकि मक्के का उत्पादन सिर्फ 606,000 टन रहा। यानी धान का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि दूसरी सबसे बड़ी फसल भी उसके सामने बहुत छोटी नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन 78% कृषि भूमि का केवल एक ही सीजन यानी मानसून पर निर्भर होना, ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है। अगर बारिश देर से आई या जल्दी खत्म हो गई तो पूरी 78% खेती सीधे तौर पर प्रभावित होती है। यही जोखिम झारखंड की कृषि को असुरक्षित बनाता है, और ये असुरक्षा तब और साफ दिखाई देती है जब हम बाकी सीजन्स को देखते हैं। रबी फसल, जिसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है, वह कुल कृषि भूमि के लगभग 16% भाग पर ही हो पाती है। सिर्फ 16%? हाँ, और जायद जो गर्मियों की फसल है वो तो मात्र 0.17% पर सिमट जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, 16% पर रबी की खेती होना भी अपने आप में दिलचस्प है। जब 85% इलाकों में सिंचाई नहीं है तो फिर ये 16% रबी फसलें, जिनमें मुख्य रूप से गेहूं और चना शामिल हैं, ये उगाई कैसे जा रही हैं? यहीं पर किसानों का पारंपरिक ज्ञान काम आता है। ये जो 16% खेती है ना, ये पूरे राज्य में समान रूप से नहीं होती। पठारी क्षेत्र होने के कारण रबी की फसलें मुख्य रूप से बारी भूमि या उन गिने चुने क्षेत्रों में होती हैं जहां थोड़ी बहुत सिंचाई उपलब्ध है। ये बारी भूमि की अवधारणा काफी रोचक लगती है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये वो जमीन है जो घर के ठीक आसपास होती है? एकदम सही। बारी भूमि घर से सटी हुई उपजाऊ जमीन होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान वहाँ घर के कुएं का पानी या यहाँ तक कि घरेलू उपयोग से बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मतलब पानी का रिसाइकल भी हो रहा है एक तरह से। हाँ, और साथ ही घर के जानवरों का गोबर और जैविक कचरा आसानी से इस जमीन तक पहुँच जाता है, जिससे ये बहुत उपजाऊ रहती है। इसलिए किसान अपनी सबसे सुरक्षित बारी भूमि का उपयोग गेहूं, चना या सब्जियों जैसी रबी फसलों को उगाने के लिए करते हैं, ताकि सर्दियों के मौसम में भी कुछ पैदावार ली जा सके।
और आपने बताया था कि कुल रबी भूमि के 90% हिस्से पर सिर्फ गेहूं और चना ही बोया जाता है। ये तो सीमित संसाधनों के बीच अधिकतम उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अब अगर हम फसलों के इस चक्र से आगे बढ़कर ये देखें कि कौन सी फसल किन जिलों में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो राज्य का एक अलग ही नक्शा सामने आता है। धान तो सर्वप्रमुख खाद्य फसल है ही, और इसके उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका। मतलब राज्य का आधा धान उत्पादन इन्हीं 4 जिलों से आ जाता है। हाँ, क्योंकि धान के लिए ज्यादा पानी और ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी रोक सके, और इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति इसके लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन डेटा में जो एक बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है पलामू जिले का प्रदर्शन। धान तो रांची और सिंहभूम में होता ही है, लेकिन जब बात मक्का, गेहूं और दलहन तिलहन की आती है, तो इन तीनों श्रेणियों में पलामू का प्रथम स्थान है। पलामू का मामला थोड़ा अलग है। वही तो, मक्के के उत्पादन में पलामू के बाद हजारीबाग और गिरिडीह का नंबर आता है। ये कैसे संभव है कि एक क्षेत्र जो धान में आगे है, वो अन्य प्रमुख फसलों में पीछे छूट जाता है, और पलामू इन कम पानी वाली फसलों का गढ़ बन गया है? देखिए, इसका कारण पलामू की विशिष्ट जलवायु और मिट्टी है। पलामू क्षेत्र वृष्टि छाया यानी रेन शैडो एरिया के प्रभाव में आता है। रेन शैडो एरिया मतलब जहां बारिश कम होती है? हाँ, जिसके कारण वहां झारखंड के बाकी हिस्सों की तुलना में बारिश कम होती है। अब कम बारिश धान के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन मक्का, गेहूं, चना और खासकर तिलहन जैसे सरसों, इन सबको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। पलामू की मिट्टी में नमी बनाए रखने की जो क्षमता है, वो इन फसलों के चक्र के लिए एकदम उपयुक्त बैठती है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि फसलें अपनी जलवायु खुद चुनती हैं। भूगोल और फसलों का यह संबंध बहुत तार्किक है। इसके अलावा कुछ अन्य फसलों का भी जिक्र आता है स्रोतों में, जैसे गन्ना, जो राज्य की एक प्रमुख नकदी फसल है और मुख्य रूप से हजारीबाग, पलामू, दुमका और गोड्डा में उगाई जाती है। रांची और हजारीबाग के इलाकों में मड़ुआ की खेती का भी उल्लेख है, जिसे जायद फसल के रूप में उगाया जाता है। और एक नाम जो थोड़ा अलग लगता है, वो है मेस्टा। मेस्टा तो झारखंड की भौगोलिक चुनौतियों के बीच तलाशा गया एक बहुत ही चतुर विकल्प है। चतुर विकल्प? वो कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि जूट उद्योग के लिए बहुत अधिक पानी और दलदली जमीन चाहिए होती है। झारखंड के पठारों पर जूट उगाना तो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मेस्टा की खेती की जाती है, जो जूट के समान ही एक रेशेदार फसल है, लेकिन इसे कम पानी में और पठारी मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छा, तो ये जूट का ऑल्टरनेटिव है? बिल्कुल। इसका उपयोग रस्सी, बोरे और अन्य पैकेजिंग सामग्री बनाने में होता है। ये स्थानीय आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के बीच का एक बेहतरीन तालमेल है। अब तक की इस चर्चा में हमने समस्याओं और उनके छिटपुट समाधानों को देखा, लेकिन इस पूरे विषय को समग्रता से समझने के लिए हमें उस भौगोलिक वर्गीकरण की ओर मुड़ना होगा जहां राज्य को 8 विशिष्ट कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि राज्य के भीतर ही कितनी भौगोलिक विविधताएं हैं। हाँ, ये कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण हमें ये बताता है कि झारखंड में एक ही नियम हर जगह लागू नहीं होता। हर प्रदेश की अपनी खूबियां और अपनी सीमाएं हैं। तो अगर हम उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश से शुरू करें, जिसमें उत्तरी गोड्डा और साहेबगंज का क्षेत्र आता है, तो स्रोत इसे एक विशेष दर्जा देते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 140 से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। और सबसे खास बात, ये राज्य का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे विकसित कृषि क्षेत्र कहा गया है। यहाँ बहुफसली व्यवस्था, यानी एक ही जमीन पर साल में एक से अधिक फसलें उगाने की उत्तम व्यवस्था है। ऐसा क्यों है? इस क्षेत्र के विकसित होने का मुख्य कारण इसका मैदानी होना है। गोड्डा और साहिबगंज का ये हिस्सा राजमहल की पहाड़ियों के किनारे और गंगा नदी के बेसिन के प्रभाव में आता है। यहाँ झारखंड के बाकी हिस्सों की तरह पथरीला पठार नहीं मिलता, बल्कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ओहो, गंगा बेसिन का प्रभाव? हाँ, तो जब समतल जमीन, अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ बहुफसली कृषि का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। पूरे राज्य में केवल यही एक ऐसा कोना है जहाँ कृषि का पारंपरिक मैदानी मॉडल सफलतापूर्वक काम करता है। ये तो मैदानी इलाके की बात हुई, लेकिन जब हम रांची पठार के कृषि प्रदेश की तरफ देखते हैं, जिसमें रांची, लोहरदगा और गुमला शामिल हैं, तो वहाँ समतल जमीन नहीं है। फिर भी वहाँ कृषि का एक बहुत ही वैज्ञानिक स्वरूप दिखाई देता है।
यहाँ दोन भूमि और टाण भूमि की अवधारणा सामने आती है। ये व्यवस्था किस तरह काम करती है? ये बहुत ही दिलचस्प है। रांची पठार के किसानों ने अपनी ऊबड़ खाबड़ जमीन को एक कमजोरी मानने के बजाय अपनी ताकत में बदल दिया है। वो कैसे? देखिए, पठारी इलाकों में जमीन लहरदार होती है, कुछ हिस्से ऊंचे होते हैं और कुछ नीचे। किसानों ने इस प्राकृतिक ढलान का इस्तेमाल जल प्रबंधन के लिए किया। जो निचली जमीन होती है, जहां बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से बहकर जमा हो जाता है, उसे दोन भूमि कहा जाता है। अच्छा, जहाँ पानी रुकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें लंबे समय तक पानी रुकता है, इसलिए इसे मुख्य रूप से धान की खेती के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो फिर उन ऊंची जगहों का क्या होता है जहाँ पानी नहीं रुकता? उन ऊंची जमीनों को टाण भूमि कहा जाता है। वहां से पानी तेजी से बहकर दोन में चला जाता है, इसलिए टाण भूमि अपेक्षाकृत सूखी रहती है। किसानों ने वहां धान उगाने की कोशिश करने के बजाय ऐसी फसलें चुनी जिन्हें कम पानी चाहिए या जिनकी जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। जैसे कि रागी, जिसे मड़ुआ कहते हैं, तिलहन, फल और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सब्जियां। टाण भूमि पर सब्जियों की खेती खूब की जाने लगी। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार स्थानिक रणनीति है। मतलब एक ही इलाके में जमीन के नीचे वाले हिस्से में धान लहलहा रहा है और ऊपर वाले हिस्से में सब्जियां उग रही हैं। और पता है, इसी रणनीति के कारण आज रांची पठार में सब्जियां एक प्रमुख नकदी फसल बन चुकी हैं। ये दिखाता है कि अगर जमीन के मिजाज को समझ लिया जाए तो सीमित संसाधनों में भी बेहतरीन नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह की विविधता हमें अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिलती है। जैसे दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से घिरा है। निचली स्वर्णरेखा घाटी में बहुफसली खेती के कुछ विकास दिखाई देते हैं, जबकि हजारीबाग पठार में कृषि का विकास बहुत ही सीमित रहा है। एक और दिलचस्प क्षेत्र चाईबासा का मैदान है, जहां की मिट्टी में धात्विक गुण पाए जाते हैं। हाँ, चाईबासा क्षेत्र खनिजों से बहुत समृद्ध है, इसलिए वहां की मिट्टी में धातुओं का अंश होता है। इसके बावजूद वहां होने वाली बारिश के कारण धान, मक्का और चने जैसी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा रही हैं। यह भी मिट्टी और मौसम के बीच का एक अद्भुत तालमेल ही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो झारखंड की कृषि कोई साधारण कहानी नहीं है। हमने शुरुआत में देखा था कि कैसे 43% आबादी खेती कर रही है, लेकिन उत्पादन मूल्य सिर्फ 13% है। हमने यह भी समझा कि ऐसा क्यों है। 70% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, 85% खेती बिना सिंचाई के हो रही है और राज्य कुओं के सहारे अपनी जमीन सींच रहा है। और 78% हिस्सेदारी के साथ मानसून की फसल यानी खरीफ का भारी दबाव भी है। बिल्कुल। और राज्य में सिर्फ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जो सही मायनों में कृषि के लिहाज से विकसित कहा जा सकता है। देखिए, ये आंकड़े भले ही पहली नजर में निराशाजनक लगें, लेकिन अगर हम इसके पीछे की मानवीय कहानी को देखें ना, तो ये एक जबरदस्त संघर्ष और अनुकूलन की कहानी है। वो कैसे? इतनी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रांची पठार में दोन और टांड भूमि का वर्गीकरण करके खेती करना या पलामू के वृष्टि छाया क्षेत्र में मक्के और तिलहन को अपनाना, ये सब साबित करता है कि यहाँ का किसान अपनी जमीन और प्रकृति को बहुत गहराई से समझता है। वो उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं जो उनके पास उपलब्ध है। ये सचमुच उनके जीवटता और संघर्ष का प्रमाण है। वे उस कारखाने के उन कर्मचारियों की तरह हैं जिन्हें काम करने के लिए समतल डेस्क नहीं दी गई है, जिनके पास पर्याप्त रोशनी या सुविधाएं नहीं है, फिर भी वे अपनी तरफ से पूरा आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही तुलना है ये। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा और अनसुलझा सवाल खड़ा है। हमने देखा कि यहाँ की कृषि कितनी गहराई से पारंपरिक तरीकों, मानसून के चक्र और कुओं पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में जहां बारिश का समय और उसकी मात्रा लगातार अप्रत्याशित होती जा रही है, ये अत्यधिक निर्भरता एक बड़े खतरे का संकेत देती है। हाँ, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दोनों और ताण का ये पारंपरिक ज्ञान अनियमित मौसम के झटकों को झेल पाएगा, या फिर झारखंड के पठारों को किसी ऐसी नई कृषि क्रांति की आवश्यकता है जो सिर्फ बीजों तक सीमित ना हो, बल्कि पानी और जमीन के प्रबंधन को पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित करे। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.